नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में दोस्तों। और देखिए, एक दो बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। और एक डेवलपमेंट है जो कि पुतिन और अमेरिका के बीच में जो आम सहमति बनी है, पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई है, उसका एक इम्पैक्ट। और साथ ही जीएसटी के रेट्स में काफी कुछ इंडिकेशन आ रहे हैं कि बहुत सारे रेट्स कट होने वाले हैं, स्लैब्स में चेंज होने वाला है। तो उन सभी का इम्पैक्ट, तो इन सभी मुद्दों पर बात होगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा जुड़ चुके हैं। सुमित, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। देखिए, वीकेंड बहुत ही कहते हैं ना, बहुत हैपनिंग था ये पूरा वीकेंड। जहाँ पर जो थर्सडे को कामकाज हुआ वो तो अपनी जगह है, वहाँ तो बहुत ही डल कामकाज था। ये बाजार बहुत स्केप्टिकल था ये देखने के लिए कि होना क्या है एक्चुअल में। पहली चीज जो उम्मीद नहीं थी किसी को, वो प्रधानमंत्री की तरफ से आई कि जीएसटी की दरों में एक बड़ी कटौती, और उन्होंने बोला कि दिवाली और बेहतर होते हुए दिखाई पड़ेगी, अच्छा तोहफा दिवाली में दिया जाएगा। तो पहला पार्ट तो ये उनकी तरफ से आया। तो ये सरप्राइज था मार्केट के लिए। बहुत हद तक बाजार प्रिपेयर था ट्रम्प और पुतिन की मीटिंग के लिए कि यहाँ कुछ आता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि मीटिंग तो 10 on 10 रही, लेकिन आउटकम कुछ खास नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प साहब भी ना वो आरबीआई की मीटिंग या बाकी मीटिंगों की तरह थोड़ा इंप्रेस हो गए कि मीटिंग तो बहुत अच्छी हुई लेकिन आउटकम कुछ नहीं आया। सो मैं सुमित, मैं दर्शकों को तपन जी से भी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तपन जी हमारे साथ है, तपन दोषी जी। तपन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपके पास भी मैं आऊंगा। हाँ सुमित, आप कुछ कह रहे थे। दोषी साहब पे तो आगे मैं जाऊंगा ही। वो पहली बार आज दोषी साहब से ऑन एयर मुलाकात हो रही है, ऑफ एयर तो उनसे मुलाकात हो चुकी है। ऑन एयर उनसे पहली बार मुलाकात हो रही है, उनसे तो अलग से बात करेंगे ही। लेकिन मार्केट्स बहुत हद तक कल चीयर भी कर रहा था। एसजेएक्स निफ्टी ने कल, या वो भुज निफ्टी जिसको दोषी साहब ज्यादा बढ़िया ट्रैक करते हैं, तो भुज निफ्टी में ज्यादा अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा था। लेकिन आज अगर एसजेएक्स निफ्टी देखेंगे 30-35 अंक नीचे ही कामकाज कर रहा है, बहुत कोई मूव है नहीं वहां पर। सो ओवर एक्साइटमेंट तो मार्केट में बहुत बना था कि जो है कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा। लेकिन अब कितना ओवर एक्साइटमेंट रहेगा, क्या ये भी सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी रहेगी, या ये कह लो ये भी तेजी एफआईएस को बेचने का एक बढ़िया मौका देंगे, इन सब पर बातचीत करते हैं दोषी साहब से। तपन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको और सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। एक चीज जो वीकेंड पे आपको भी परेशान होना पड़ रहा है इसकी वजह से कि ये जो डेवलपमेंट्स तमाम चल रहे हैं, इसका होगा क्या इम्पैक्ट, बाजार इसे कैसे देखेगा, सेल ऑन मतलब गैप अप खुलेगा, ऊपर से बिकेगा या सस्टेन करेगा, क्या देख रहे हो आप? जी सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। देखिए, ये जो दो इवेंट हुए, पहले अपना ट्रम्प और पुतिन की बात करते हैं। जो इवेंट हुआ, तो जैसे आपने बोला कि कुछ आया तो नहीं है, कि कोई सीज फायर नहीं आया, लेकिन कहते हैं ना कि इन अ वे इंडिया के लिए पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स वो कुछ एडिशनल जो 25% टैरिफ जो 27 अगस्त को लगने वाले, वो जा नहीं रहे। उन्होंने बोला है कि 2-3 वीक वो डिले करेंगे, नए टैरिफ नहीं लगाएंगे। एंड सिर्फ हमारे पे लगाए थे एडिशनल टैरिफ, चाइना पे तो लगाए नहीं थे। लेकिन अब तक अभी तो ऐसा लग रहा है कि आई थिंक 27 तक की हमें राह देखनी पड़ेगी, कभी एडिशनल टैरिफ लगेंगे कि नहीं। लेकिन थोड़ा पॉजिटिव था। कह सकते हैं कि जो टेंशन था उसमें अभी आगे जाके थोड़ी बात चलेगी, तो ऐसा लग रहा है। तो वो एक पॉजिटिव नोट में बंद आया। जो सबसे बड़ी बात जो मार्केट को अच्छी लगी है, जो मोदी साहब ने बोला है कि वो रेट कट करने वाला, बाद में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि शायद चांसेस है 12% का 5% के स्लैब में चला जाए, और 28% का 18% के स्लैब में चला जाए। तो उससे कुछ कह सकते हैं ना कि एफएमसीजी, वाइट गुड्स जो होते हैं, फिर कह सकते हैं फुटवेयर, वो सब काफी सेगमेंट्स में फायदा होगा। देखिए, इम्पैक्ट अगर आप देखो तो जीएसटी 1,96,000 करोड़ का जो आया था, उसका उसमें से ये कुछ 2-3% ही आता है, इतना बड़ा नहीं। क्योंकि 80% जो होता है ना, वो 18% के स्लैब से आता है, जो आपकी सर्विस, आईटी, टेलीकॉम, वो सब है, तो उनको टच नहीं किए गए। तो इसका भी जो इम्पैक्ट आएगा गवर्नमेंट को, फिस्कल डेफिसिट और जीडीपी में इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता है, तो वो गवर्नमेंट के लिए अच्छा है कि यानी कुछ ज्यादा नहीं दे रहे, ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ की कह सकते हैं रेवेन्यू का इम्पैक्ट आएगा। लेकिन कहते हो ये सेंटिमेंटल बूस्ट है, जो दिवाली से पहले अगर ये आ जाते हैं, ऑफकोर्स स्टेट मिनिस्ट्री को भी अप्रूव करना पड़ेगा क्योंकि उनका रेवेन्यू लॉस होता है, तो वो एक अच्छा खासा पुशबैक होगा कह सकते हैं कंजम्पशन, स्टॉक्स और उन सब में। तो वहां हम अभी तेजी देख पाएंगे। और कल मुझे ऐसा लग रहा है, उस मंडे की बात कर रहा हूँ, तो मंडे ऐसा लगे तो ओपन तो थोड़ा 200 पॉइंट, 100-200 पॉइंट तो ऊपर होना ही चाहिए, क्योंकि ये न्यूज अच्छी है। सेंटिमेंट देखो, ये न्यूज तभी आई है जब ट्रंप ने उस तरह से टैरिफ लगाए, तो इसका कह सकते हैं कि प्रेशर है, गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा, और वो कुछ किया है इन्होंने, तो एक वेलकम मूव है।
नो डाउट अबाउट इट। इससे थोड़ी पॉजिटिव सेंस मार्केट में बढ़ेगी और ऑफ कोर्स और गवर्नमेंट को भी इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है फिजिकल डेफिसिट, तो वो भी उनके लिए अच्छा, तो ओवरऑल पॉजिटिव न्यूज है। बिल्कुल। तपन जी एक चीज बताएं, देखिए मैं दो चीजों की तरफ मार्केट के गैप अप के लिए देख रहा हूं। एक, जो डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के साथ अपने रिश्ते सुधारे और उन्होंने कोर्ट बॉल छोड़ दी कि अब जेलेंस्की जाने और यूरोप जाने की डील करनी है नहीं करनी है। दैट मीन्स कि अमेरिका क्लीन है, अमेरिका तो पुतिन के साथ अपनी दोस्ती रखना चाहता है। अब अमेरिका किस बिना पर इंडिया पर ये कहकर टैक्स लगाएगा या टैरिफ लगाएगा कि आप रशिया से तेल खरीदते थे? तो ये अगर जो 2-3 वीक वाली बात भी आगे ट्रंप कर रहे हैं कि मैं 2-3 हफ्ते बाद डिसीजन लूंगा, तो ये डिसीजन अब उनको ये एक तरह से आप जो सैंक्शन लगा रहे हो या ये टैरिफ लगा रहे हो, ये इंडिया पर नहीं, इनडायरेक्ट मैसेज तो आप रशिया को भी देना चाहते थे कि जो आपके साथ जुड़ेगा हम उसको पनिश करेंगे। अब कैसे देंगे? देखो हमें तो पपेट की तरह यूज किया गया है, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द चाइना को कुछ कर नहीं सकते। चाइना बहुत ही बड़ा मार्केट है और चाइना को वो हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए हमें पकड़ा और हम पे लगा दिया और बोले इनडायरेक्टली रशिया पे कहते हैं प्रेशर लगाए। अभी ये मीटिंग में कुछ आया नहीं है। अगर हमसे वो 25% टैरिफ लगा देते तो रशिया और रिलैक्स हो जाएगा कि चलो भाई हमारे और ऑयल इंपोर्टर जो है सेकंड लार्जेस्ट उसमें से हटा दिया। तो मुझे नहीं लगता वो हटाएंगे, वो अपने हमारे पे टैक्स लगा के रहेंगे जब तक यहाँ रशिया और यूक्रेन का कुछ होता नहीं है, क्योंकि हमें अगर छोड़ दिया तो उनका वो कहते हैं ना वेपन चला जाएगा हाथ से। तो आई थिंक 27 अगस्त तो नहीं होगा, 2-3 वीक में अब ये तीनों का जो रशिया यूक्रेन और ये यूएस मिलके क्या आता है उसके बाद ही अपना टैरिफ वो हट सकता है। अब हमारी ये टेंशन वो है कि तब तक तो हम पे लगा रहेगा, यानी 27 तक हमारा जो 25% इनिशियल है उसका इम्पैक्ट हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। आप देखो जॉब लॉस हो रहे, जेम्स एंड ज्वेलरी में खास नो ऑलमोस्ट, मैं तो गुजरात में, तो मुझे पता है सूरत, जूनागढ़, सौराष्ट्र में ऑलमोस्ट 10,000 से ज्यादा जॉब लॉस हो रहे हैं। इवन काफी सारे अदर सेगमेंट में भी अगर आप देखो टेक्सटाइल में भी काफी जॉब लॉसेज हो रहे हैं। अब 27 तारीख तो वो चलेगा और शायद ऐसा हो सके 27 तारीख पहले वो डिले करते कि चलो 25% टैरिफ में और डिले करो जब तक कि रशिया यूक्रेन का होता नहीं है। लेकिन आई डोंट थिंक एडिशनल टैरिफ हटेगा और जब तक इनका केस सॉल्व नहीं होता, और ये 25% तो अपना तभी हटेगा जब हम कुछ नेगोशिएट करते हैं। तो तपन सर एक बात बताओ, जो सिचुएशन सिनेरियो भी चल रहा है, जिस हिसाब की एफआईज की सेलिंग चल रही है, 20,000 करोड़ का माल एफआईज ऑलरेडी बेच चुके हैं, पीछे की तरफ हम 50,000 करोड़ का माल ऑलरेडी बिकता हुआ देख रहे हैं। तो सेकंड मंथ है कंसेक्यूटिव जबकि माल बिक रहा है और हैवी सेल ऑफ है। और ये बात भी आंकड़े साफ कहते हैं कि जब जब एफआईज की सेलिंग रहेगी तब तब ब्रॉडर मार्केट्स वीक ही रहेगा। सो मार्केट तो वीक है। दीपेन सर से मेरी बात हुई थी लास्ट वीकेंड पे, उन्होंने एक बात बहुत इंटरेस्टिंग बोली थी, क्योंकि एफआईज के बाद बहुत सारे एवेन्यूज हैं, बहुत सारे मार्केट्स हैं जिन पे वो बेट कर सकते हैं, इसलिए वो विनर है। वो कहीं भी पैसा डाल देते हैं, यहाँ से निकाल के, होता रशिया में डाल दे, कल को यूक्रेन में डाल दे। लेकिन जो इंडियन इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं, बहुत लिमिटेड एक्सेस है उनके पास, या वो रिटेल जो है वो बेचारा अपना मार्केट में ही पैसा डालता रहता है। सो उनके लिए क्या चॉइस है? कल बाजार खुलेगा, तेजी के साथ खुलता है, सेंटिमेंट ड्रिवन होगा, अच्छी गैप अप होती है और शाम को फिर हम एफआई का नंबर बिकवाली का ही देखेंगे। सो फिर अगेन वो एक एग्जिट ही तो मिला उनको, और सिचुएशन में ऐसा कुछ हुआ नहीं कि जो आप बाय करते हुए दिखाई पड़ो। तो इस सिचुएशन में कैसे डील किया जाए? सुमित जी देखो, इसमें तो एक ही ऑप्शन जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए बचता है और वो हम लोग भी हमारे क्लाइंट्स को बोलते हैं कि भाई डोमेस्टिक फोकस पे फोकस कीजिए। अगर देखो डोमेस्टिक में अगर आप फोकस करते हो तो कल की न्यूज डोमेस्टिक एटलीस्ट जो भी सेक्टर्स है उनके लिए तो अच्छी है। रही बात एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, जो हमने ऑलरेडी ट्रम्प के वजह से जो भी सेक्टर्स इंपैक्ट आ रहे हैं उसमें आई थिंक उसमें अभी निवेश करना चाहिए ही नहीं। अब रही बात एफआई तो देखो सेलिंग करेगी जब तक ये पूरा केस सॉल्व नहीं होता, क्योंकि अभी क्या है कि ट्रम्प, यानी ये इमेज की बात आ गई, यानी ये कितना चलेगा हमें पता नहीं, और एफआईआई भी जब तक क्लियरिटी नहीं आती, और ऊपर से अपना देखो ये क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं था। अब Q2 रिजल्ट आ रहा है, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर से आना चालू होंगे, तब तक एफआईआई वेट नहीं करेंगे, तब तक वो सेलिंग प्रेशर थोड़ा मुझे तो ऐसा लग रहा है लड़ेगा। लेकिन ये जो कंजम्पशन स्टोरी अभी चालू होगी उसका अभी देखना पड़ेगा 2-3 दिन में कैसा इंपैक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है स्टॉक्स में, और क्या कमेंट्री आती है कंपनीज के द्वारा। देखो जितना मैंने देखा है तो शायद ऑलमोस्ट अगर आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि जैसे एक स्लैब है जो आपका 12% का 5% होता है, तो उसमें आप 6.25% का आपका सेलिंग प्राइस डायरेक्टली कम हो सकता है।
जो 28 का 18% होगा उसमें ऑलमोस्ट 7.8% का प्राइसिंग कम होगा। अब उससे कंजम्पशन बढ़ गया, तो कंपनी की कमेंट्री क्या आती है वो देखनी रहेगी। कंपनी आगे आके ये 2-3 दिन में कैसा बोले कि भाई इसके वजह से हमें ऐसा इंपैक्ट आ सकता है अगर लागू हो गया तो। अब वो सब पॉजिटिव सेंस से अगर एफआई को लगे कि हाँ भाई चलो डोमेस्टिक सेक्टर अच्छे, तो आगे जाके वो वापस आ सकते हैं। ग्लोबल क्रूज हमारे खिलाफ है, उसमें कोई डाउट नहीं। हमारा जो पोजीशन है ग्लोबली वो भी थोड़ा प्रॉब्लम में है। अब वही है कि ये जो गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रही है उनका इंपैक्ट ऐसा है, उससे अगर एफआई वापस आए तो देखना रहेगा। और रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो यही है, डोमेस्टिक फोकस ही रखना पड़ेगा। अभी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड तो अभी भी वेट एंड वॉच ही है। बिल्कुल। तपन जी एक चीज बताएं, देखिए अब सेक्टोरल बात करते हैं आपके। पहले मैं पुतिन और इसी को देख लेते हैं। एक तो दो फूफाजियों की सुमित मुलाकात हुई दोनों ही बुरा मानने में बहुत ही आगे रहते हैं। और इसीलिए मीडिया को दूर रखा गया ताकि कुछ काम ना हो बीच में, और प्लेन में बैठ के मीटिंग करी ताकि ये कहीं बीच में बैठे ही ना, खत्म हो बीच से बीच ही कहानी सारी। ठीक है। और उसमें भी मतलब दोनों ने मतलब पुतिन का रेड कारपेट पर स्वागत हुआ। दैट मींस कि ये बात शायद जेलेंस्की को और यूरोप को अच्छी नहीं लगेगी। अभी तो उनके कमेंट्स आने बाकी हैं, और वो जो मीटिंग का ब्रीफ है वो नाटो को भी देंगे और बाकी यूरोपियन कंट्रीज को भी देंगे। उसके बाद शायद कुछ बात होगी। यूरोप और जेलेंस्की तो इसीलिए डरे हुए हैं कि कुछ वो जमीन का सौदा ना कराएं यूक्रेन की, कि हाँ ठीक है इतनी जमीन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, युद्ध खत्म करो, क्योंकि उनको शांति पुरस्कार चाहिए। लेकिन तपन जी एक चीज बताएं, देखिए 25% अगर एडिशनल टैरिफ रशिया के नाम का हट भी जाता है, दैट मींस कि आपके जो कच्चा तेल आप खरीद रहे थे उस पे जो एक तलवार लटकी हुई थी वो हटेगी। तो जब हम मंडे के मार्केट में खुलेंगे तो हमें ये आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, रिलायंस, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो जो रिफाइनर्स भी हैं और क्रूड ऑयल बायर भी हैं, मैं पढ़ रहा था कि बीपीसीएल का ऑलमोस्ट 33% जो क्रूड है वो अब रशिया से खरीद रहे हैं। आईओसी अपनी जरूरत का करीब 22 से 24% क्रूड रशिया से खरीद रहे हैं। इवन रिलायंस, सभी कंपनियों पर, हाँ रिलायंस कितना है सुमित, कुछ है आइडिया? रिलायंस ने जो लास्ट नंबर था उसके हिसाब से पूरे क्रूड के इंपोर्ट के शायद 26-27% तो अकेला रिलायंस ले रहा था। तो एक बड़ा नंबर तो उसके पास ही आ रहा है, बड़ा नंबर। तो ये ऑलमोस्ट जब हम अपनी रिक्वायरमेंट का 35-36% खरीद रहे हैं तो ऑलमोस्ट वही प्रोपोर्शनेट कंपनीज में होगा। सर कैसे देख रहे हैं मंडे को, ये सारे शेयर्स चलेंगे या अभी उसी रेंज में ही रहना है? शेयर्स अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ऑफ कोर्स मैं ज्यादा पॉजिटिव कंपेयर टू ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज, क्योंकि वहां है ना एक तरह से लोअर क्रूड ऑयल का डायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है। ऑयल प्राइसेस अगर 70-75 के नीचे रहे, ये 1-2 साल जो लग भी रहा है ना, क्योंकि जो फोरकास्ट है वो भी अराउंड 65-60 के आसपास ही है। तो ऑफ कोर्स ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे आईओसी, बीपीसीएल, इन सबको, एचपीसीएल, इनको डायरेक्ट फायदा होता है। ऊपर से ये जो हैंगओवर आगे जाके निकल जाते हैं तो और बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ एक बात है जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि क्या हमें रशिया से ऑयल लेके कहीं और ट्रांसफर करें, तो इतना इजी नहीं होता है। क्योंकि ये जो रिफाइनरी जो होती है ना, हर एक रशिया का ऑयल अलग होता है, यूएस का ऑयल अलग होता है, सऊदी का ऑयल अलग होता है। अकॉर्डिंगली उनको रिफाइनरी में चेंज करना पड़ता है। अब आप जैसे बोल रहे हो कि 30-30% ये लोग ले रहे हैं ऑलमोस्ट ये रशिया से, तो उनको अपनी रिफाइनरी में चेंजेस अकॉर्डिंगली करने पड़ते हैं अगर वो वापस मिडल ईस्ट से लेने हैं तो इतना इजी नहीं होता है इन सब सडनली ऐसे चेंज करना कि भाई हम लोग रशिया से सऊदी में चले जाए, तो ये टाइम लगेगा। और इसलिए गवर्नमेंट भी जानती है कि ये सब वायबल नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनको भी फायदा हो रहा है, इसमें वापस स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को भी। और ये क्योंकि आप देखो पेट्रोल पंप के तो प्राइसेस कम नहीं हुए, तो उनको भी अच्छा खासा मार्जिन मिल रहा है, तो वो भी क्यों मानेंगे। तो ये काफी हद से ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो जाए इंडिया तो नहीं छोड़ने वाला है रशिया का ऑयल। अब वो ट्रम्प को जो करना है करे, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अगर ये पीस टॉक हो गए तो ट्रम्प हटा देंगे वो। लेकिन अगर आप बोले लॉन्ग टर्म के लिए, अगर 1-2 साल के लिए, तो मैं आई थिंक ऑयल मार्केटिंग कंपनी से ज्यादा बैठता हूँ, क्योंकि उसमें मार्जिन अभी भी लग रहा है इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप लास्ट बीपीसीएल का भी अगर आप अर्निंग कॉल देखो, उन्होंने मार्जिन इंप्रूवमेंट किया है, दैट शोज के अभी मार्जिन धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है उनका। सो यस, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे जाना चाहिए। एक बात बताओ दोषी सर, कल बाजार अगर एक्साइट होगा भी तो किन सेक्टर्स के दम पर एक्साइट होगा? सी ऑफ कोर्स के दम पर और एफएमसीजी, बैंक्स के दम पर। हाँ, क्योंकि ये दो सेक्टर सबसे बड़े सेक्टर होते हैं जो ड्राइव करते हैं, और इनकी वेटेज सबसे ज्यादा होती है। 25% एक की है, 17% एक की है।
तो अगर ये आधी वेटेज वाले दोनों सेक्टर नहीं चले या इस पे एक्साइटमेंट नहीं आया, तो कौन से बचे हुए सेक्टर हैं जो बाजार को एक्साइट करने वाले हैं? क्योंकि या तो कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी चल जाएगी, पूरा जीएसटी कट हुआ है तो पूरा कंज्यूमर ड्यूरेबल, पूरा एफएमसीजी ये सब चलना शुरू हो जाएगा, टू एन एक्सटेंट प्राइवेट बैंक्स भी, वो एनबीएफसीज आ जाएंगे सामने। लेकिन बाकी जगहों पर ये क्रूड की इम्पैक्ट का यहाँ एक्साइटमेंट कहाँ आएगा? क्या फार्मा चलेगा या दूर रहे उससे? नहीं, देखिए ये एक तरह से एक साइकिल चलती है। जैसे अगर ये रेट कट आता है और अगर एसएमई और एमएसएमई को फायदा होता है, तो वहां भी अगर आपके एनपीए कम होते हैं तो बैंक्स को इनडायरेक्टली फायदा होता है। तो ये एक साइकिल होती है। तो अगर ये जो बूस्ट आएगा और उसके वजह से अगर दिवाली अच्छी गई सबकी, तो ऑफ कोर्स ये एसएमई और एमएसएमई को डायरेक्ट फायदा होगा। तो उससे भी बैंक को और एनबीएफसी को, क्योंकि जो हमें एमएफआई लैंडिंग का इश्यू चल रहा है, जो आपको भी पता है बैंक्स और एनबीएफसी में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहां शायद कुछ माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग में कुछ इंप्रूवमेंट आ जाए अगर ये कंजम्पशन स्टोरी स्टार्ट हो। सी ओवर द ऑन ये तो बॉटम ऑफ द पिरामिड है। अगर बॉटम ऑफ द पिरामिड अगर आप खींचते हो तो उसके साथ और सेक्टर को भी धीरे धीरे फायदा हो सकता है। और उसके वजह से मुझे लग रहा है कि ये पूरी साइकिल होगी। और ये अच्छा मूव इसलिए है क्योंकि आपने डायरेक्टली बॉटम ऑफ द पिरामिड हिट किया है। तो मेरे हिसाब से ये डायरेक्ट इंपैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन आई थिंक 2-3 महीने में इसका ग्रेजुअल इंपैक्ट आपको क्वार्टरली अर्निंग उन सब में दिखेगा, एक बार इंप्लीमेंट होता है। कल की बात करें तो कल मैं एग्री कर रहा हूँ, बैंक्स इसलिए शायद भागे कि भाई थोड़े एनपीएस कम होंगे, कंजम्पशन स्टोरी तो हमें पता ही है क्यों भागेगी, और बाकी सब जो फार्मा उन सबको डायरेक्ट फायदा नहीं होगा क्योंकि वो तो एक्सपोर्ट है। तो ऑफ कोर्स आई थिंक बैंक्स, एनबीएफसी, कंजम्पशन स्टोरी, रियल एस्टेट चलेंगे। रियल एस्टेट को भी आप देखो तो सीमेंट में 28% से 18% हो जाएगा, तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो उनको फायदा होगा। तो रियल एस्टेट भी चलेंगे क्योंकि उनके भी काफी सारे 28% वाले स्लैब जो 18 हो रहे हैं उसमें आप देखो 7.5% का फायदा हो रहा है। तो इस तरह से आई थिंक वो वाइड रेंज में इंपैक्ट आएगा। जो सर्विस 18% जो सर्विस ओरिएंटेड वहां उन्होंने चेंज नहीं किया, बाकी इंपैक्ट आएगा। तो मुझे लगा ये ओवरऑल आई थिंक अदर देन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ये सब थोड़े थोड़े तो चलने चाहिए। तो मित्तल एक बात बताओ, क्योंकि एक्सपोर्ट के फ्रंट पर हम लोगों को थोड़ा कंसर्न झेलना पड़ रहा है यूएस में और बाकी जगहों पे, तो क्या कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी को ही बूस्ट करने के लिए वापस गवर्नमेंट काम कर रही है? एक नीलेश सर की तरफ से एक बहुत सा स्टेटमेंट आया है कल इसके बाद। नीलेश सर को किसी ने पूछा, नीलेश शाह को, कोटक वाले, उनको किसी ने पूछा कि जो है इंडिया में इस तरह के वॉर, मतलब यूएस में इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं तो इंडिया कितना इफेक्ट होगा। तो उन्होंने एक लाइन बोली कि बहुत साल पहले यूएस ने इंडिया को सीड्स नहीं दिए थे खेती के लिए, जिसकी वजह ये हुई कि इंडिया ने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ले आया और 18% आज एग्रीकल्चर का वो लेकर बैठा है। अब इंडिया को दोबारा वो एक्सपोर्ट को लेकर हिट कर रहा है, तो अब ऐसा कुछ इंडिया करेगा जो एक्सपोर्ट को भी साइफन ऑफ कर देगा। तो क्या ऐसी सिचुएशन बन रही है कि हम कंपनसेट कर रहे हैं उस पार्ट को हटा के इस पार्ट से? देखिए सुमित, मुझे लगता है कि जिन्होंने डील कर ली है ना, वो देश भी अपने ये मजबूरी में डील की है। किसी भी देश ने कोई खुशी से डील नहीं करने गया है। आप अचानक से 15-20% बड़ा सेटअप है, फैक्ट्री जो आपने लगाई हुई है, और हर देश का अपना एक एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है यूएस के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे टोटल एक्सपोर्ट में करीब 18% कंट्रीब्यूट करता है यूएस, और विच इज अराउंड 87 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब अगर अचानक से हम अपना सारा सेटअप बंद कर देंगे कि हम यूएस को कुछ भी नहीं भेज रहे, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को हिट लगेगा। आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा अगर उनको बचाना है तो। लेकिन अल्टीमेटली यही होगा कि एवेन्यूज तो हम तैयार कर रहे हैं। और कल आप अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच सुनो ना, तो उसमें केवल और केवल एक बात पर फोकस हो रहा है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इसी चीज पर कि डिफेंस इक्विपमेंट भी घर में बनाओ। इंजन, प्लेन का इंजन जो कि हम जी से इंपोर्ट करते आ रहे हैं, एचएएल का आधा ऑर्डर एग्जीक्यूशन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उनको इंजन नहीं मिल रहे टाइम पर जी से। अब अगर इंजन हमारे घर में बनते हैं तो हम जो ये लड़ाकू विमान है हम तो और तेजी से बना देंगे। एचएएल तो कहता है कि हमारी कैपेसिटी तो तैयार है, हमें इंजन नहीं मिल रहे। तो आप सोचो कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव। तपन सर, एक चीज बताइए, केवल और केवल इंडियन मार्केट को आज एक ही चीज डरा रही है, टैरिफ। बाकी आप देखो, आरबीआई रेट कट आ गया, जीएसटी रेट कट आ गया, 8 पे कमीशन अब लागू होने जा रहा है, 12 लाख के इनकम स्लैब में हम तक टैक्स माफी हो गई। कॉर्पोरेट अर्निंग तो सर सब सुधर जाएंगी जब सारी चीजें कंजम्पशन बूस्ट और ये सारी चीजें हो जाएंगी। कॉर्पोरेट अर्निंग तो एक लैगिंग इंडिकेटर है जब आपकी पॉलिसीज ठीक हो जाती हैं।
सर सारी पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट ने तो आई थिंक ठीक कर रखी है एज कम्पेयर टू, मतलब जो केवल टैरिफ वाला प्रॉब्लम है, अगर ये भी सॉर्ट हो गया तो कितना जल्दी इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगा? देखिए जो विवेक जी आपने जो बात की ना वो सही की कि देखो ये अगर ट्रम्प का कंपल्शन नहीं आता ना तो गवर्नमेंट इतनी फास्ट स्टेप नहीं लेते, क्योंकि आप देखो 7 अगस्त को ये टैक्स लगा था 25%, और आज हम लोग 15 तारीख को देख रहे हैं कि नो सडनली ये अनाउंसमेंट भी आ गई। तो एक कंपल्शन, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें ना गवर्नमेंट को जगह थे, एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर को फायदा होता है, तो यही हो रहा है। और ये आई थिंक जो स्टेप्स लिए उसका इम्पैक्ट तो ऑफकोर्स फार रीचिंग है, और आगे जाके भी अभी देखो, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट आया है 25% टैरिफ और ये 1 महीना भी चला, तो जैसे हमने जो सेगमेंट्स में तो इम्पैक्ट बढ़ा है, तो गवर्नमेंट को बहुत फास्ट स्टेप्स लेंगे ये 1 महीने में, क्योंकि वो सेट ऑफ करना पड़ेगा। अभी तक जितना मैंने पढ़ा है कि $40 बिलियन का ऑलमोस्ट हिट आ जाएगा 25% टैरिफ पे। 50% तो ऐसे भी पॉसिबल ही वायबल ही नहीं है। तो गवर्नमेंट को इतने जल्दी स्टेप्स और 1-2 महीने में भी लाने पड़ेंगे टू कॉम्पनसेट ऑल दिस सेक्टर, नहीं तो लोग रास्ते में आ जाएंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो। तो गवर्नमेंट हैज टू डू लॉट मेनी थिंग्स। गवर्नमेंट ने तो बोल ही दिया कि भाई 0% चांस है हम लोग एग्रीकल्चर में कुछ कह सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो ट्रम्प से तो वो मानने नहीं वाला एग्रीकल्चर सेक्टर में। सो एक तरह से इंडिया के लिए अच्छा है, एक तरह से कि भाई हम कंपल्सरी अभी रिफॉर्म्स पे जा रहे हैं, तो जीएसटी इज ऑफ कोर्स अ वेरी बिग स्टेप, और आगे जाके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किस तरह से वो ला रहे हैं, इवन लॉज, और जिस तरह से इनकम टैक्स का भी अभी हमको तो दिया बेनिफिट। तो आई थिंक इस ऑल टाइम हाई मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा, स्टिल आई एम नॉट बेटिंग ऑन ऑल टाइम हाई, क्योंकि स्टिल एक टैरिफ की तलवार तो लटकी हुई है, और सबसे बड़ी बात अर्निंग्स अभी तक आए नहीं है, तो मुझे नहीं लगता ऑल टाइम हाई। आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर तक तो लगेगा, लेकिन हाँ आई थिंक थिंग्स आर गोइंग इन राइट सिचुएशन, एंड आई थिंक यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव तो होना चाहिए। तो तपन से एक बात बताओ, जो सब सेक्टर है, बड़े बड़े सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सीमेंट तो एग्री, लेकिन फर्टिलाइजर के ऊपर काम किया गया, सेमीकंडक्टर के ऊपर बातचीत हो रही है कि उसको भी डोमेस्टिक साइड पे बनाया जाएगा, और बहुत सारी कंपनियां इस पर ऑलरेडी काम कर रही हैं। सीजी पावर जैसी कंपनियां हो गई जो आपके गुजरात में बड़ा सेटअप लेके बैठी हैं, प्लस टाटा ग्रुप भी गुजरात में ही सेटअप कर रहा है सेमीकंडक्टर को लेकर। इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी इस बार हम ऑलरेडी देख रहे हैं, कोरोमंडल, जीएनएफसी, चंबल, सबके नंबर बेटर भी आए। फर्टिलाइजर स्पेस वैसे भी अच्छा कर रहा है, और इंडिया क्योंकि मानसून भी अच्छा ही रहा है इस बारी, तो ये दोनों चीजों का बूस्ट इन दोनों सेक्टर के ऊपर कैसा आता है वो देख रहे हो आप? देखो फर्टिलाइजर सेक्टर ऑफ कोर्स नो सुमित जी, मैं आपसे 100% एग्री करूँ। इवन आप देखिए कि जो रिजल्ट्स आए ना उनके मार्जिन में भी काफी इंप्रूवमेंट आया। तो फर्टिलाइजर सेक्टर आई थिंक आई एम क्वाइट बुलिश के, आई थिंक इवन एग्रोकेमिकल्स और वो सब ने, आप देखो कि वही एक केमिकल सेक्टर में अगर सब सेगमेंट देखे तो एग्रोकेमिकल सबसे अच्छा चल रहा है और वो रहेगा। आई थिंक काफी पॉजिटिव चीजें वहां हुई है, और सबसे बड़ी बात तो मानसून इस बार अच्छा रहा तो वो काफी बेनिफिशियल रहा। और जो आप सेमीकंडक्टर उन सब की बात करें, लेकिन देखिए हमें भी पता है कि कैपेसिटी आने में और चालू होने में प्रोडक्शन उसमें टाइम लगता है, तो मैं वो उस सेक्टर में इम्पैक्ट में अभी भी 6 महीने 1 साल में बड़ा देखूंगा, क्योंकि ये कैपेसिटी ये इतना नहीं इजी नहीं है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है काफी, और ये सब मुझे भी पता है अहमदाबाद के पास ही काफी सारे आ रहे हैं, लेकिन जो जितना मुझे पता है कि इट विल टेक सम टाइम, एटलीस्ट 1 ईयर लगेगा कि हमें ना उस तरह जाना। लेकिन जैसे हमारी बात हुई ना कि ये सब सेटअप चालू है, एक बार स्टार्ट होंगे और ऊपर से देखो सेमीकंडक्टर लगेंगे, फिर तब तक टेक्नोलॉजी और आगे निकल जाएगी। सो वी हैव टू रन फास्ट, वे टू रन वेरी फास्ट, क्योंकि चाइना जो चाइना मैक्सिमम सेमीकंडक्टर सब मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो बहुत फास्ट स्पीड से जा रहा है। तो हमें सिर्फ कैपेसिटी लगा के फैक्ट्री चालू करके फायदा नहीं है, टेक्नोलॉजी भी उस तरह से लानी है कि उनको कॉम्पीट कर पाए, नहीं तो वही होगा कि बना लिया लेकिन फायदा नहीं हो रहा है, कोई ले नहीं रहे। तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी कंसीडर, बट देयर धीरे धीरे सेटअप हो रहा है और उसमें टाइम लगेगा, लेकिन आई थिंक एग्रोकेमिकल इज अ सेक्टर जो अच्छा चल रहा है अभी। कल डिफेंस पर प्रधानमंत्री जी का काफी फोकस था सुमित, ग्रीन एनर्जी पर फोकस था, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस था। बहुत इंटरेस्टिंग वो बातें कर रहे थे। हालांकि उनकी जो कल की स्पीच थी वो अभी तक की 15 अगस्त पर दी गई सबसे बड़ी स्पीच थी, करीब 103 मिनट चली आई थिंक। तपन सर ये बताएं, ये जो डिफेंस वाले जो शेयर्स हैं जिनमें हमने पिछले वीक में लास्ट के 1-2 दिनों में एक अच्छा सर्ज आते हुए देखा, शायद डिफेंस स्टॉक इसलिए चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की स्पीच से पहले कि भाई मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया पर फोकस होगा। दूसरा, अगर पुतिन और ट्रम्प की मीटिंग में थोड़ा भी 19-20 हो जाता तो जियोपॉलिटिकल रिस्क उतना ही बड़ा बना रहता, तो लोगों ने सोचा कि ये डिफेंस
हमें डिफेंस देगा हमारे पोर्टफोलियो में और लोग खरीद के ले गए। मंडे को क्या होगा सर? देखो डिफेंस तो एक थीम है जो हमें आई थिंक 10 साल का मेगा ट्रेंड है, लेकिन प्रॉब्लम वही हो रहा है कि वैल्यूएशन काफी बढ़ चुके हैं। और ऐसा नहीं कि ले सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉक स्पेसिफिक काफी जाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए तो ड्रोन्स की बात करें तो जैसे आइडिया फोर्ज या जेन टेक्नोलॉजी, उन सब के रिजल्ट अभी भी नहीं आ रहे, अभी भी वो लॉस मेकिंग है। और जो कैपेसिटी और जो वो सब प्रॉपरली कहते हैं ना प्रोडक्शन, वो 1 साल का अभी भी टाइम लैग लग रहा है। तो वहां आपको काफी स्टॉक वाइज देखना पड़ेगा। अगर बीएल का देखो तो रिजल्ट अच्छा है। एचएल की आपने जो बहुत ही अच्छी बात की कि आप हम लोग जी के इंजन पे डिपेंडेंट है, अब वो वहां ही डिले हुआ तो इनका भी डिले होगा, हालांकि उनके रिजल्ट काफी अच्छे आए। तो आपको है ना वहां अगर देखना है तो आपको काफी सेगमेंट वाइज देखना पड़ेगा, सब सेगमेंट लाइक रेडार सिस्टम, एरोस्पेस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, और उस तरह से आप देखिए। इवन मेजागोन का रिजल्ट अच्छा नहीं था, तो यहाँ देखना पड़ेगा जो आउटसोर्सिंग से भी वो कुछ अपने इंजिन और वो सब लाते तो टाइम पे डिलीवर हो रहे कि नहीं, कैपेसिटी जिस तरह से बढ़ा रहे उसका एग्जीक्यूशन कैसा हो रहा है। क्योंकि ऑर्डर बुक आप देखो तो ऑलमोस्ट सबके 4 गुना 5 गुना है, तो ऑर्डर बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है और नए ऑर्डर्स आएंगे। लेकिन ये जो स्ट्रगल कर रही है कंपनीज वो है कैपेसिटी बिल्डअप करने में और उसको एग्जीक्यूशन करने में। और वहां क्योंकि ये सडनली हुआ है, देखो ये 3 साल हमें लगता है कि बहुत है, लेकिन 3 साल इतनी हैवी इंडस्ट्री के लिए और जो टेक्नोलॉजी पे इतना डिपेंडेंट है, दे नीड टाइम टू एडजस्ट। तो यहाँ ना थोड़ा हमें ना वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से स्टॉक स्पेसिफिक जाना चाहिए रेदर देन पूरा नो एक ऐसे आंख बंद करके इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन हाँ मेगा ट्रेंड है, अगर आप गलत स्टॉक में फंस गए यानी हाई वैल्यूएशन फंस गए तो 2-3 साल में हाथ हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। सो आई थिंक आपको रिजल्ट देख के वैल्यूएशन देख के इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा डिफेंस। तो तपन सर एक बात बताओ, जो अब तक के अर्निंग्स आए हैं, चाहे मिड कैप स्मॉल या लार्ज कैप को छोड़ देता हूँ, मिड कैप स्मॉल कैप के जो अर्निंग आए हैं, क्या उन अर्निंग के दम पर आप मिड कैप स्मॉल की वैल्यूएशन पर कंफर्टेबल हो? आपको लगता है कि ये वैल्यूएशन सही मिल रहा है हमें, जो नंबर आ रहा है उसके हिसाब से, या अभी भी हम हायर साइड पर है, अभी एक बड़ी री रेटिंग की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, अभी भी गिरावट बाकी है और अच्छी खासी बाकी है? कैसी पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको? सुमित जी देखो, जो परचेजिंग हुई है वो सब डीआई ने की है, एफआई तो सेल करके बेच रहे हैं। और वो आपने जो रीजन दिया वो सही बोला कि एफआई को और बाकी सब कंट्री में बहुत सस्ते में मिल रहा है। हम लोग अभी भी 21-22 के पीई पे चल रहे हैं निफ्टी के लेवल पे, ठीक है। और मिड कैप और स्मॉल कैप भी ऐसा नहीं कि बहुत सस्ते मिल रहे हैं। तो देखिए ये सब्जेक्टिव मैटर होता है कि आप कौन सा स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक देख रहे हो। वैल्यूएशन चीप नहीं है, अभी भी चीप नहीं है। काफी सारे मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी आप देखो तो वैल्यूएशन हाई है। लेकिन यहाँ जैसे ये हमेशा मिड कैप स्मॉल कैप आपका स्टॉक स्पेसिफिक होगा, और ये मार्केट ऐसा नहीं है कि मिड कैप स्मॉल कैप सडनली रैली करेगा, क्योंकि यहाँ कोई हमारा टेलविन नहीं दिख रहा है। टेलविन जो सबसे बड़ा होता है वो है अर्निंग्स जैसे इस बार भी मिड कैप स्मॉल कैप देखो तो मिले जो है, क्योंकि हम लोग भी जो ट्रैक करते हैं सबके अच्छे नहीं है, खास करके स्मॉल कैप तो काफी के रिजल्ट बहुत खराब आए। और यहाँ इसलिए आपको बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक जाना होगा। और यहाँ अभी भी मुझे वैल्यूएशन और आप देखो कि इस ब्लाइंडली स्मॉल कैप मिड कैप का ईटीएफ ले लो वो नहीं चलेगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। अर्निंग सीजन अभी फुल फ्लेज अच्छा होगा होपफुली नेक्स्ट क्वार्टर, और ये जीएसटी रेट कट रहा है, फिर आई थिंक देखिए साइकिल अच्छी होगी, फिर आप बैट कर सकते हो कि मिड कैप स्मॉल कैप सभी चलो। नहीं तो एक बात आपसे और पूछूंगा कि क्या जो गवर्नमेंट बार बार रेट कट किया, बजट पे बेनिफिट दिया, टैक्स का बेनिफिट दिया, अब जीएसटी में कट किया, क्या ये वो जो कंजम्पशन बूस्ट है या कंजम्पशन का स्लो डाउन है, उसे वापस ट्रैक पे ला रहे हैं? ये देखिए सुमित जी, एक होता है गवर्नमेंट ने कट कर दिया, लेकिन क्या एंड कंज्यूमर तक गया? आप देखिए कि उन्होंने 1% का रेपो रेट कट कर दिया, लेकिन एक्सिस बैंक ने आके बोला कि अभी भी 75 बेसिस पॉइंट तक गया नहीं है। अब समझो, यानी बैंक वहां रोक के रखा हुआ है, अभी तक नीचे तक गया नहीं है। तो एंड कंज्यूमर तक जब तक जाएगा नहीं तब तक आप वो चीजें चेंज होते हुए देखेंगे नहीं। हाँ जीएसटी रेट कट जो होगा शायद ऐसा लग रहा है कि वो डायरेक्टली चला जाए कंज्यूमर को, सो वी हैव टू सी इन दैट वे। लेकिन हाँ जो स्टेप्स लिए हैं, लेकिन इन सबको है ना, जो बैंकिंग का भी मैंने देखा है कि जब भी रेपो रेट कट होता है ना उसका इम्पैक्ट आने में 3 से 4 महीने लगते हैं, सडनली इम्पैक्ट नहीं आता है। और खास करके जब रेपो रेट कटते हैं तो पब्लिक बैंक्स तो भी तुरंत ही कट करें, क्योंकि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है। लेकिन ये जो प्राइवेट बैंक्स है ना वो काफी देख देख के कट करती है लोन रेट, तो उसलिए ना डायरेक्टली अभी तक एंड कंज्यूमर सब कुछ पहुंचा नहीं। होपफुली दिस क्वार्टर अक्टूबर ऑनवर्ड्स ये सब कुछ पहुंच जाएगा। ऑफ कोर्स ये जीएसटी कट मुझे लग रहा है वो थोड़ा डायरेक्ट होगा,
क्योंकि बीच में क्योंकि वो डायरेक्टली दिखेगा और गवर्नमेंट भी देखेगी भाई हमने ये कट तो दिया लेकिन एंड में बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, ट्रांजिशन में बहुत टाइम लग रहा है और आई थिंक नो अभी भी फुल्ली फ्लेज नहीं हुआ, इसलिए हमको इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। तपन सर एक चीज बताइए, अब मार्केट में देखिए 25% का हैंगओवर तो हटा, एटलीस्ट हम ये मान के चल रहे रशिया वाला, अब बाकी रह जाती है 25% की बात कि 25% में क्या होगा। 25 और 25 का बड़ा एक वो हो गया कोरिलेशन। 25 अगस्त को यूएस का एक डेलीगेशन भी आ रहा है, हमारे मोदी जी जा रहे हैं 30-31 तारीख में चाइना। 27 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं टैरिफ को रिवाइज करूंगा, देखूंगा कि क्या करना है। तो ये 25, 27, 31 और उसमें एक दिन की छुट्टी गणेश चतुर्थी की और उसी में एक्सपायरी। ठीक है, तो अब ये जो आगे की जर्नी है, अब हम मार्केट खुलेगा हमारा 18 अगस्त को, सोमवार को, ज्यादा दिन बचे नहीं है अभी 18, और ये जो अगले इतनी डेट बोल दी तपन सर, कैलेंडर ढूंढ रहे कहाँ गया, कितनी डेट तो सुमित इस बार एक तो अच्छी चीज ये हुई कि फ्राइडे नहीं आया मार्केट के लिए, बच गए फ्राइडे, बच गए फ्राइडे पे बात कर रहा था, क्योंकि 5 फ्राइडे तपन सर निफ्टी 150 पॉइंट से 200 पॉइंट हर फ्राइडे गिरी है पिछले 5 फ्राइडे। अब ये बताइए 18 से 30 की तारीख तक की ये जो सारी कश्मकश है, कैसे झेले मार्केट, कहाँ पैसा लगाए, कहाँ नहीं लगाए, क्या करे क्या ना करे। देखो अभी तो जो मैंने पहले आंसर दिया आई थिंक उस पर स्टक रहूंगा कि आपको डोमेस्टिक सेक्टर ही देखने पड़ेंगे। वहां क्लियर कर दे कि जो भी इन्वेस्टर होता है, या आप म्यूचुअल फंड देख लो या एनालिस्ट देख लो, वो एक ही देखते कहाँ मुझे क्लियर डायरेक्शन दिख रहा है और जहां क्लियर डायरेक्शन दिख रहा है वहां जाके पैसा लगाओ। तो यहाँ अभी क्लियर डायरेक्शन अपने को डोमेस्टिक कंजम्पशन में ही दिख रहा है और ये रिलेटेड अभी रियल एस्टेट भी थोड़ा भी आप देखना कि थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। जो हमने सेल्स नंबर देखे कुछ 2-3 दिन से वो पिक्चर्स घूम रहे हैं कि थोड़े सेल्स नंबर कम हो रहे हैं और नो वहाँ रियल एस्टेट के, तो होपफुली इसके वजह से भी थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो काफी हद तक ये जो 10 दिन जो आपने बोले है ना, ये 10 दिन आप डोमेस्टिक में ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रम्प ऐसा है कि इसको समझना इम्पॉसिबल है, क्या होगा क्या नहीं होगा हमें कुछ पता नहीं है। एंड आई थिंक गवर्नमेंट को पूरा बैकअप करके रेडी रखना है और क्योंकि इस पे विश्वास नहीं किया, यूएस पे एक बार विश्वास कर लिया, ट्रम्प पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर दिया, अभी विश्वास नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये सब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आई थिंक बहुत टाइम लगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। बस आपको एज ए इन्वेस्टर नो आपको डोमेस्टिक फोकस करना है और जहां जहां वैल्यूएशन ठीक ठाक है वहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोषी सर, ये जीएसटी कट के लिए हम खुश हों कि टैरिफ मीटिंग में से कुछ नहीं निकला उसके लिए दुखी हो, बाजार कल कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब सोमवार को? 100% जीएसटी के लिए देखो टैरिफ का कोई मतलब ही नहीं। मैं सच बोलूं 25% के ऊपर तो सब कुछ ऐसे भी कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि 25% पे आपका बिजनेस वायबल नहीं होता है, तो वो तो ऑलरेडी लग चुका है। अब 25% पे वो लड़ रहा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो ट्रम्प क्या सोच रहा है, पुतिन क्या सोच रहा है, ज़ेलेंस्की क्या सोच रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं। हमारे कंट्रोल में गवर्नमेंट के पास क्या है, जीएसटी कट, और वो उन्होंने किया है। तो आई थिंक हमें हमारे कंट्रोल में जो है उस पर फोकस करना है। आई थिंक उसमें राइट स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, चलो आके उन्होंने थोड़ा प्रोएक्टिव करके 1 वीक में आके ले दिया और एज्यूम कर रहे हैं, और मैं तो एज्यूम कर रहा हूं कि आई थिंक 1-2 महीने में और कुछ स्टेप्स लेंगे जिससे डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़े, क्योंकि 140 करोड़ कम फिगर नहीं होती। अगर वहां से कंजम्पशन आ गया तो भाई 87 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है उससे कोई मायने अपने को लगेगा ना। और खास करके ये जो छोटे छोटे जो सेगमेंट है जो डायरेक्टली हिट हो रहे हैं उनको अगर आपने हुक दे दी, और एक तरह से ना देखो ये मोदी जी का भी एक तरह का होता है कि डाइवर्ट करते हैं ना, कि अटेंशन, लोग अभी चिल्ला रहे थे ना कभी जॉब लॉस हो रही है, अभी ये कर दिया तो सबको खुश कर दिया, तो पॉलिटिकली भी ये सब चल रहा है। बट आई थिंक दिस इज स्टेप इन राइट डायरेक्शन और हमारे कंट्रोल में डोमेस्टिक आई थिंक गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी और वहीं अच्छा रहेगा। आई थिंक बाकी तो ट्रम्प साहब के मेहरबानी पे रहेगा सब। तपन सर एक चीज बताएं, अब देखिए सेक्टर टू सेक्टर चलते हैं। हमने डिफेंस डिस्कस किया, फर्टिलाइजर डिस्कस किया, एफएमसीजी डिस्कस किया, लेकिन बैंकिंग और आईटी इन सबको भी डिस्कस करते चलते हैं कि मंडे को कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन उस बीच में, क्योंकि ये बड़े सेक्टर हैं उन पर मैं आऊंगा, लेकिन एक ये छोटा सा सेक्टर है वाइट गुड सेक्टर, जिसमें कि जो जीएसटी होती है वो हायर साइड पर रहती है। ये वाइट गुड्स के ये वोल्टास, ब्लू स्टार और वर्लपूल, इस तरह के स्टॉक्स में कोई है आपको लग रहा है कि जीएसटी कम होने का
मेजर बेनिफिट इनको भी मिलने वाला है? देखिए, अगर व्हाइट गुड्स की बात करें, अब वोल्टास, ब्लू स्टार, इन सब के देखिए रिजल्ट बहुत ही खराब आए और कहते हैं बहुत ही गिरे भी सही। और क्योंकि ये इस बार का जो समर था वो जल्दी खत्म हो गया, बारिश जल्दी आ गई, उसके वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट आया और उनकी अच्छी खासी इन्वेंट्री है। अब क्या है कि 28 से अगर 18% आ जाता है, जो बातें चल रही है कि ये हो सकता है, तो ऑफकोर्स इनको फायदा होगा। 7.5% से डायरेक्टली आपकी सेल्स प्राइस कम होती है, ऊपर से दिवाली में आपके पास इतनी इन्वेंट्री पड़ी है तो भाई कुछ ना कुछ और डिस्काउंट देंगे। चांसेस है कि पहले लगता था कि शायद, क्योंकि क्या होता है कि एक बार समर चला जाता है ना तो मेनली लोग सेल्स कम हो जाते हैं, लेकिन अभी अगर शायद दिवाली में अच्छा खासा डिस्काउंट है तो वहां थोड़ा जंप हमें देख सकता है। प्लस रेफ्रिजरेटर्स, टीवी, उन सब में भी फायदा काफी होगा क्योंकि व्हाइट गुड्स में ये सभी आ जाते हैं। तो आई थिंक पॉसिबल अच्छे चांसेस है कि कल ये भी स्टॉक बहुत गिर चुके हैं। और अगर आप देखो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, अगर ये 10% और गिरते हैं ना वोल्टास और सब, तो बहुत ही अच्छे लेवल पे आ जाते हैं क्योंकि ये साइक्लिकल बिजनेस है और इनको ऐसे ही डील करना चाहिए कि भाई बहुत नीचे आए ले लो और फिर जब समर आता है तब ऊपर जाते तब बेच दो। तो आई थिंक यहाँ से मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव इन सब व्हाइट गुड्स के लिए भी अच्छा खासा, क्योंकि 28 से 18% बड़ा रेट कट होता है। तो तपन सर, जो कंप्लीटली कंजम्पशन है, जैसे कि इटर्नल हुआ जो लगातार चल ही रहा, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है बाकी दुनिया से। इसके अलावा फार्मा पूरा, मतलब हेल्थ केयर साइड जो हॉस्पिटल है, इसमें मैक्स, अपोलो सब बढ़िया चल रहा है, फोर्टिस ने आई काट रहा है, प्लस इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस में भी जीएसटी कट आ गया तो वो भी बड़ा उनके लिए बेनिफिशियरी है। सो जो ये प्योर कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है जो इंडिया पे ही सेंट्रिक है, इनकी स्टोरी अभी भी स्ट्रांग रहेगी। 100 के मल्टीपल पर आ गए, 200 के मल्टीपल पर आ गए, लेकिन क्योंकि बाजार में और कुछ ऑप्शन नहीं है तो इन्हीं को पिक किया जा रहा है। सो क्या ये कंजम्पशन अभी भी कंटिन्यू रहने वाला है या कहीं थोड़ा राइट साइज होना चाहिए इन्हें भी अब? जी सुमित जी, देखिए एक के बाद एक लेते हैं रिजल्ट। जैसे आपने ई कॉमर्स इसकी बात की नो, इटर्नल की और स्विगी एंड ऑल दैट, देखो वो आपको भी पता है कि नो मार्केट शेयर के पीछे भाग रही है, सभी मार्केट शेयर के पीछे भाग रहे हैं, प्रॉफिट साइड में रख दिया है, लेकिन मार्केट इसलिए खुश हो रहा है कि भाई आगे जाके कभी ना कभी वो प्रॉफिट बना देंगे अच्छा खासा, और इसलिए उनको 100 के ऊपर के पी मिल रहे हैं। लेकिन उसमें फायदा कैसे हो सकता है इन सब पे कि इनडायरेक्टली फायदा होगा कि क्योंकि अगर आप एसी खरीद रहे हो तो आपको थोड़ा पैसे बच गए तो आप चलो एक पिज्जा ऑर्डर कर लो, तो इनडायरेक्टली इन सब में थोड़ा इनडायरेक्टली फायदा अच्छा खासा हो सकता है, तो वो भी बूस्ट में आ ही जाएंगे। और बाकी रही बात आपने, सॉरी मैं दूसरे जो हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस, हाँ अभी हॉस्पिटल इंश्योरेंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सुमित जी, शायद इंश्योरेंस में अभी तक इस बार में भी रेट कट का इंश्योरेंस शायद इन्वॉल्व नहीं है, तो भी देख लेंगे। लेकिन वो स्टोरी भी चलेगी। देखिए रेट कट कहीं ना कहीं इंश्योरेंस में भी आएगा, जीएसटी में। और आई थिंक आप देखो कि जिस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस भाग रहा है ना, उस तरह से आप देखो ये जो बड़ी बड़ी अपोलो हॉस्पिटल है, मैक्स हेल्थ केयर से लेके सभी, उन सब में आप ऑक्यूपेंसी रेशियो देखो ऑलमोस्ट 75 to 80% आती है। अगर अपोलो हॉस्पिटल के अभी के रिजल्ट की बात है कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट थे वहां, तो मुझे तो ये बड़ा ट्रेंड दिख रहा है क्योंकि कोई नई हॉस्पिटल भी आनी है मल्टी स्पेशलिटी, उनको 3-4 साल लग जाते हैं। तो जो करंट हॉस्पिटल होती है ना उसकी ऑक्यूपेंसी ज्यादा रहती है, प्लस एज ए हेल्थ इंश्योरेंस इतना बढ़ रहा है ना कि अभी आपके पास 5 लाख का ऑलरेडी इंश्योरेंस है और आपको कुछ नी रिप्लेसमेंट करना है, आप सोचते क्या चलो यार अपोलो में जाके कर लो, क्या फर्क पड़ता है, और पूरे साल में और तो कोई बीमारी नहीं है, तो 1.5 लाख खर्चा करके वहां वो आ जाते हैं, तो उनको फायदा। तो ये सब हॉस्पिटल्स जो होते हैं जो प्रीमियम है उनको भी फायदा हो रहा है हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से, और आगे जाके यहाँ भी रैशनलाइजेशन हो गया क्योंकि अभी ये एक बार चालू हुआ है, वो कहीं ना कहीं हर सेगमेंट में हिट आएगा और रेट कट शायद थोड़े आ सके जीएसटी। तो मैं दोनों इंश्योरेंस और हेल्थ केयर में बुलिश हूँ, लेकिन ज्यादा हेल्थ केयर में ज्यादा बुलिश हूँ। इंश्योरेंस में थोड़ा तो भी है ना, अभी भी कंपटीशन और वो सब है, तो भी मैं आई थिंक हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर में ज्यादा बुलिश हूँ कंपेयर टू इंश्योरेंस। सुमित, कुछ दर्शक पूछ रहे हैं भाई रात भर सोए नहीं क्या? शंकर जी हाँ, पूछ रहे हैं हमारे। नहीं, सही में नहीं सो पाया, ये बात तो बिल्कुल सही है। जिसने बोला सही गेस किया कि मैं सोया नहीं रात भर। कुछ यार, देखो, मैं तो आपसे उल्टा पूछने वाला था, कल कितनी रात को सोए थे, क्योंकि 1:30 बजे 1 बजे तक तो पुतिन और वही चल रहा था, उसी को ही देख रहा था। पहले तो उनका जो काफिला जा रहा है, उन्होंने फाइटर प्लेन ऊपर से उड़ाए, रेड कारपेट बिछाया, ये सब बढ़िया लग रहा था, टीवी के लिए अच्छी चीज थी, तो बैठे सब देख रहे थे पहले तो। उसके बाद फिर मतलब सुबह जब निकले तो कुछ हुआ ही नहीं, मीटिंग में खत्म ही कहानी, कुछ हुआ नहीं, डिस्कशन करके चाय वाय पी के चले गए। वो तो देखो, वो तो
वो तो पता ही था कि उनकी मीटिंग रात 12:30 बजे से होनी थी और अलास्का डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ना तो 7:15 बजे, वो उनका एक शेड्यूल्ड मामला था। लेकिन मैं सोच रहा था कि शायद मीटिंग लंबी चलेगी, लेकिन वो 2.5-3 घंटे में फिनिश हो गई। अब उनके लेकिन 2.5-3 घंटे हमारी सुबह हो गई ना, इस चक्कर में कोई नहीं बैठे रह गए, तो यही देखते देखते निकल गया टाइम। लेकिन अलास्का हमसे 13.5 घंटे पीछे है, मतलब उनका फ्राइडे चल रहा था, हम सैटरडे में प्रवेश कर चुके थे। उनके एएम 11 बजे उनकी मीटिंग शुरू हुई और 5:15 बजे तक का टाइम शेड्यूल था, और हमारे रात के 1 बज रहे थे, मतलब 12:30 बज रहे थे, जो इसमें कि हम फ्राइडे नाइट को क्रॉस कर चुके थे, सैटरडे शुरू हो चुका था। लेकिन एक चीज है, इतना कवरेज किसी भी मीट को मिला नहीं जितना कल जो कवरेज मिला था। मैं तो हर जगह इंटरेस्टिंग बात आता हूँ मित्तल, तुझे लग रहा है ना कि मैं सोया नहीं, आप अगर मोदी जी देखो वो भी आज सोए नहीं होंगे, उनकी भी आंखें होगी, वो भी रात भर देख रहे होंगे किसकी मीटिंग में क्या निकल गया, उधर ज़ेलेंस्की भी जाग रहे होंगे कि क्या निकला क्या नहीं निकला। मतलब आप सोचो, ग्लोबल मिनिस्टर्स, ग्लोबल कवरेज एयरपोर्ट पे चल रही, ये चेक कर रहा है कि कौन कैसे हाथ मिलाया गया, क्या बॉडी लैंग्वेज है, इस पे डिस्कशन हो रहा है। तो आप सोचो किस लेवल की मीटिंग चल रही होगी। तो इसलिए मीटिंग इंपॉर्टेंट थी, तो रात में बैठे थे, देख रहे थे। लेकिन निराशा तब हार लगी जब कुछ हुआ ही नहीं, हो जाता तो ज्यादा खुश हो जाते और क्या। सही बात है, बिल्कुल। और देखो, कल तो मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी शायद खोल के बीच में अपने नोटिफिकेशंस वगैरह और लाइव कवरेज के लिए देख रही थी, और इनफैक्ट स्टॉक मार्केट के लोग, मतलब जो स्टॉक मार्केट के लोग हैं, उनके रात को मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास भी कि मीटिंग ओवर हो गई क्या, मीटिंग में कुछ निकला क्या। तो मतलब लोग इतने उत्सुक थे इस चीज को जानने के लिए कि हुआ क्या एक्चुअली मीटिंग में। चलिए, खैर मीटिंग में तो जो हुआ सो हुआ। तपन जी ये बताएं सर, ये आईटी सेक्टर देखिए बहुत पिटा, टीसीएस बेचारा गाइडेंस, लोअर गाइडेंस जो रेंज थी उसको बढ़ाने के बाद भी पिटा, 12,000 एम्प्लॉइज का ठप्पा भी लग गया कि भाई लोग निकाल दिए। इन्फोसिस ने भी रिजल्ट भी ठीक दिए थे, गाइडेंस भी ठीक दी थी, फिर भी पिटा, वो भी नहीं चला। अब ये यूएस की अनसर्टेनिटी हट रही है, आपको लग रहा है कि यूएस पर जो टैरिफ की तलवार थी वो हट रही है, तो क्या इन आईटी कंपनी से भी तलवार हट रही है ना चलने वाली? देखिए, आईटी कंपनी का टैरिफ से ज्यादा प्रॉब्लम है एआई के लिए। अब एआई जिस तरह से बढ़ रहा है, और चैट जीपीटी 5 जो लॉन्च हुआ, ठीक है, उसको काफी लोगों को अच्छा नहीं लगे, मैं बहुत यूज कर रहा हूँ। जबरदस्त है, जबरदस्त यानी जबरदस्त है। मैं सच बोलूं, मैं झूठ नहीं बोलूं, अगर मैं हम लोग जितना रिसर्च, मुझे 5 रिसर्च एनालिस्ट रखने पर या 6, अब वो 2 से चला रहा हूँ मैं, क्योंकि इतना आधा काम 70-80% काम तो एआई कर लेता है। और इस पावरफुल एआई की वजह से आपको सही में आईटी को प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग टीसीएस, इन्फोसिस, अगर आप देखो 3 साल का सीएजीआर देख लो, -2% -3% है। अब 3 साल में एनवीडिया 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन चला गया। आप समझो तो वो कहाँ चले गए, हम कहाँ रह गए? क्यों? क्योंकि हम सर्विस ओरिएंटेड है और वो इनोवेशन में जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने 4 ट्रिलियन क्रॉस कर दिया, पिछले 1.5-2 साल में 33%, आई थिंक 2.5 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन क्रॉस किया। अब देखो उस लेवल पे वो लोग कितना ग्रो कर रहे हैं, और हमारा मार्केट कैप तो कितना छोटा है इन सब का, तो भी नहीं ग्रो कर रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग ऊपर ही नहीं आ पाए सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस। और अभी हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है? एआई आ गया, अब ये सब तो यूज करने लगे, और यूएस में ही इवोल्यूशन है पूरा एआई का। तब कंपनियां जहां हम लोग 50 इन्फोसिस लगा रहे होंगे, वो बोलेगा भाई 50 के क्या, आपका तो 5 लोगों से काम हो जाएगा, भाई कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट करते हैं। रीनेगोशिएट करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं, हमें करना पड़ेगा। और ऊपर से कंज्यूम और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग आईटी में थोड़ी कम हो सके। देखो ये बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है, और मैं खास करके आई एम बेरिश ऑन आईटी सेक्टर फॉर लॉन्ग टाइम फ्रॉम लास्ट 6 मंथ। और क्योंकि वो यही लग रहा है, क्योंकि एआई इज टेकिंग ओवर, और उसका इम्पैक्ट हम लोग, क्योंकि उस फास्ट रेट से चेंज नहीं हो रहा। अभी कोई एक छोटी कंपनी इन्फोसिस ने बाय की एआई रिलेटेड, लेकिन उससे कुछ चेंज नहीं होगा। जब तक हम लोग सर्विस ओरिएंटेड रहेंगे ना, ये ही होगा कि ऐसा कोई इवोल्यूशन आ जाता है एआई जैसा, तो हमारे पूरे बिजनेस मॉडल को हिला देगा। और ऊपर से क्या हो, ये सेंटिमेंट वीक हो गए एआई, अभी क्या, सॉरी आईटी के, अब थोड़ा भी ऊपर जाएगा ना, सेलिंग प्रेशर आ रहा है, क्योंकि सब लोग निकलना चाहते हैं। सो आई थिंक ये ट्रम्प का नहीं है, ये एआई का प्रॉब्लम है, और वो लंबा चलेगा। दोषी सर, एक स्टेटमेंट है, उसमें मैं आपसे और मित्तल दोनों से बात करूंगा, पहले आप अपनी राय दो। कि पुतिन साहब कह रहे हैं कि आई कैन कंफर्म यूक्रेन वॉर वुड नॉट हैव अकर्ड इफ ट्रम्प वर प्रेसिडेंट।
क्या ऐसा होता क्या कि अगर ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट होते तो यूक्रेन की वॉर नहीं होती, या उसकी जगह सबके साथ वॉर हो चुकी होती? वो अभी पुतिन साहब क्या है, वहां जाके तो कुछ तो बोलेंगे ना उनके लिए, तो ऐसी बात है नहीं। पुतिन बहुत शातिर है, पुतिन काफी ट्रम्प लोगों को यानी आराम से घुमा सकता है। सच में पुतिन बहुत शातिर है, तो वो कभी हिलता भी नहीं। आप देखिए ना, इतना प्रेशर है तो भी वो अपनी चला रहा है। तो आई थिंक पुतिन तो ठीक है, वहां जाके बोल दिया, लेकिन ये वॉर पुतिन ने जानबूझ के की है, और वो उनको पता है कि एक बार यूक्रेन हाथ से चला गया बाकी सब देश भी चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने लिया। तो वो उनके अस्तित्व के लिए किया था। बट एनीवेज आई थिंक ये तो होने वाला ही था। नहीं तो मित्तल, तुम्हें लगता है कि ये वॉर अगर अगर ट्रम्प साहब होते तो ये वॉर ना होती, बल्कि दुनिया के आधी देश लड़ चुके होते? मैं बस यही बोल सकता हूँ सुमित कि अगर उनके मन में ये 2020 में ये इच्छा होती कि मुझे नोबेल पुरस्कार जीतना, वो भी शांति वाला, तो कभी ये वॉर नहीं होती। वो टेंशन कराते पहले, और फिर कहते देखो 2-1 गोले छुटवाते, और फिर कहते कि देखो मैंने वॉर रुकवा दिया। जैसे उन्होंने इंडिया पाकिस्तान का क्रेडिट लेने की कोशिश की है, और दुनिया जहां में वो कोशिश कर रहे हैं। थाईलैंड भी, और जो उनका कंट्री से पाला हुआ, वहां पर 1-2 वॉर उन्होंने इजराइल वाला को भी थोड़ा शांत करने की कोशिश की है। तो कर तो रहे हैं, ईरान के साथ भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन तपन सर, एक चीज और जो हमारे दर्शक भी पूछ रहे हैं कि अभी तक फार्मा पर बात नहीं हुई है। सर, फार्मा में क्या लग रहा है? यूएस नेक्स्ट मंथ में, सितंबर में, उन्होंने अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ऑर्डर दिया हुआ है कि भाई आप दाम घटाओ। वो कितना ही दाम घटा लेंगे तब भी इंडियन जेनरिक को तो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडियन जेनरिक तो बहुत ही सस्ता है। और उनके जो हॉस्पिटलाइजेशन के बिल में जो इंडियन जेनरिक, वो जो जेनरिक पार्ट होता है वो 90% होता है, और उस 90% का 50% हमारी इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनियां मार्केट शेयर रखती हैं। कितना मुश्किल होगा डोनाल्ड ट्रंप को ये बोल देना कि इंडियन फार्मा पर भी हम टैरिफ लगा देंगे? आई थिंक ये पॉसिबल नहीं होगा विवेक जी। जैसे आपने रीजन दिए ना, वो बिल्कुल वैलिड रीजन है। अगर लगाना होता अभी तक लगा दिया होता। क्यों अभी भी एग्जाम किया है फार्मा को? क्योंकि उनको पता है कि उनके डायरेक्टली मेडिकल बिल को इम्पैक्ट आएगा, तो नेक्स्ट इलेक्शन में प्रॉब्लम आएगा। तो कोई भी नेता होता है पहले तो अपनी पोस्ट बचा लेता है। तो आई थिंक वो तो नहीं करेंगे, और मुझे लगता भी नहीं कि फार्मा में आएगा। हाँ, उन्होंने अपनी कंपनीज को बोला है, हमारी कंपनी को तो बोल ही नहीं सकते, ऑलरेडी बहुत चीप लेवल पे बेच रहे हैं। तो फार्मा में डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन सेंटिमेंटल हैंगओवर रह जाता है जब आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं। क्या पता कल उठ के कुछ आ गया तो मिसाइल कहीं से, तो वैसे ही डर हो जाता है। सेंटिमेंटली ये थोड़ा वीक हो गया है फार्मा। अदरवाइज और कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। क्या, क्योंकि क्या होता है कि कभी वीजा के इश्यू आ जाता है, कभी यूएस वो कहते हैं ना कि एफडीए वो थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब रिलेशन खराब होते हैं तो उसके रिपरकशंस बहुत आते हैं। तो वहां फार्मा को थोड़ा वो है कि आगे क्या होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है। और आगे जाके भी आई थिंक जेनरिक बिजनेस वो सब चलेंगे, और सीडीएमओ एक सेगमेंट है जो बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन देखते क्या होता है। बट फार्मा अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि वो टैरिफ लगाए। तो अच्छा, इस पूरे डिस्कशन में तपन सर एक चीज मिस हो गई कि जो एसएनपी का अपग्रेड हुआ है इंडिया को BBB- से BBB, ये एसएनपी की तरफ से अपग्रेड आया है। पहला पार्ट ये एक मतलब बूस्ट है। और बढ़िया हो जाता अगर और बढ़िया रेटिंग होती, लेकिन ये नंबर भी अच्छा है। और दूसरा, इंडिया और रशिया के बीच जो बातचीत है रुपी ट्रेड को लेकर, जो कि नेक्स्ट वीक शेड्यूल्ड है, इन दोनों को अब आप कैसे देख रहे हो कि इंडिया रशिया, अब क्या रशिया का स्टांस कुछ बदलेगा क्रूड बेचने को लेकर, या वही सेम स्टांस के साथ? अब तक तो सबसे पुराना दोस्त वही रहा है और वो कंटिन्यू कर रहा है अपने स्टांस के साथ। तो ये मीटिंग से कुछ बदलेगा? अगली मीटिंग मॉस्को में होनी है प्रेसिडेंट के साथ, यूएस में, यूएस प्रेसिडेंट के साथ। तो ये दो इवेंट को कैसे आप रीड कर रहे हो जो अब तक डिस्कस नहीं हुआ है? देखिए, अगर वो जो रेटिंग अपग्रेड आई पे तो बहुत लेट आई। अभी आपके फिजिकल डेफिसिट का आपने पोजीशन देखो, जब वो BBB दिया था उन्होंने, तब देखो आई थिंक 7 to 8% फिजिकल डेफिसिट था अपना। तो अभी कितना नीचे आ गया, तो बहुत लेट आया। एने कोई मायने नहीं रखता है। रेटिंग एजेंसी, हमें भी पता है लेमन ब्रदर क्राइसिस के टाइम किस तरह से उन्होंने लेमन ब्रदर्स को नो इन्वेस्टिंग रेटिंग देके रखा होता है इन सब कंपनियों ने। तो ठीक है, वो पॉलिटिकल ज्यादा होता है रेदर देन, नहीं तो कब का रेटिंग अपग्रेड अपना आ चुका होना चाहिए। अब रही बात, ये बात करते कि हमारा पोजीशन रशिया के साथ रहेगा, तो आई थिंक वो और गहरा होगा। क्योंकि एक बात तो समझ ली इस गवर्नमेंट ने कि भाई ट्रम्प और यूएस पे कोई भरोसा किया नहीं जाएगा। जब अगर प्रॉब्लम आएगी ना, हमें साइड में रख देंगे। तो वो, और अपना ट्रेड डील भी नहीं है उस तरह से। रशिया से जो ऑयल आ रहा है ना, उससे हमें बहुत ही बड़ा फायदा हो रहा है।
तो मुझे नहीं लगता कि अपना स्टांस रशिया के लिए चेंज होगा, नहीं होगा, और आई थिंक और फास्ट होगा और अच्छा होगा। ट्रम्प अपनी तरफ से के लिए वो शॉर्ट टर्म ही देख रहे कि मुझे नोबेल प्राइज चाहिए, मुझे ये करना है, इसलिए वो इंडिया पे लगा है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म देखो तो यूएस इंडिया के रिलेशन अब रियली खराब हो गए, क्योंकि आप यूएस को कितना बड़ा एलाई मानते थे, और ऐसे ना पीठ के पीछे छुरा गोपा ऐसी बात है। तो क्योंकि हमको इसे एडिशनल टैरिफ लगे, तो मुझे नहीं लगता यूएस में अभी ये गवर्नमेंट विश्वास करेगी। और उन्होंने बार बार बोला है, रशिया ने जब आगे भी वॉर हुए थे तब रशिया ने सपोर्ट किया, तो आई थिंक ये और गहरी होगी। वो कुछ बोलते नहीं रशिया, लेकिन सपोर्ट करते, और ये बोल बोल के हट जाते हैं यूएस वाले। सो दैट विल बी द थिंग। सर यूएस वाले एक ग्रुप को और बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं अदानी ग्रुप के लिए कि आपने इंडियन अथॉरिटीज ने समन नहीं भेजा अभी तक, 6 महीने हो गए यूएस एसईसी वाले केस को लेकर जो उन्होंने इल्जाम लगाए थे। क्या लग रहा है सर, ये अब मामला अभी गहराना है, क्योंकि ये भी एक कमजोर नस होगी जो कि गवर्नमेंट को शायद फेस करनी पड़े अगर यूएस से रिलेशन खराब रहते हैं, कि गौतम अदानी वाला केस फिर यूएस उठाए, और अगर सेटलमेंट हो जाते तो ठीक है। आई थिंक ये इतना केस भी बड़ा नहीं है यूएस और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडिया ने भी अदानी ने भी काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां भी करके रखा हुआ है। देखो, और अदानी ग्रुप हमें भी पता है, गौतम अदानी बहुत बड़े आदमी है, उनकी पहुंच भी बहुत है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं यहाँ एक चीज में बोलना चाहता हूँ कि आई थिंक इस केस में ज्यादा होगा नहीं, आगे भी बहुत सारे केसेस हुए, ये माना कि समन से आगे बढ़ नहीं रहा है, लेकिन अभी इतने बड़े बड़े इश्यूज आगे, ये साइडलाइन में रहेगा, आगे जाके ट्रिगर हो, मेरे चांसेस मुझे कम लग रहा है कि ये एक केस के वजह से इंडिया गवर्नमेंट को स्टेप ले, टू स्मॉलर केस कंपेयर टू जो बड़ी चीजें हो रही है। तपन सर एक बात बताओ, इस ग्रुप की री रेटिंग तो मानते हो गई है? क्योंकि पहले जब ये ग्रुप 4,000, 4,000, 4,500 रुपए शेयरों के दाम होते थे, तब 200, 400, 500 के मल्टीपल पे स्टॉक होते थे। अब ये स्टॉक भी नीचे आ गए और इनकी अर्निंग्स भी सपोर्टिव हो गई पीछे। तो क्या री रेट हो गया ये ग्रुप और सेफर साइड पर है ज्यादा कंपैरेटिवली उस समय के? ऑलरेडी हो गया सुमित जी। आप देखो पिछले 4-5 महीने से आप प्राइस की मूवमेंट देखो, उन्होंने कितना डेट रीपे किया है। देखो कुछ भी बोलो गौतम अदानी, और देखो मैं तो अहमदाबाद में हूँ तो मुझे ज्यादा पता है, लेकिन यहाँ ये कल हम लोग वही अदानी शांति का मॉल, अदानी कॉर्पोरेट है, उसके आजू बाजू में हम लोग घूम रहे थे, ऐसे ही फैमिली के साथ निकला था। एंड आई नो कि जो पीछे की भी जो सेकंड हेराकी है ना, उनके बच्चे बहुत ही वेल एस्टेब्लिश और अच्छा काम भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देखो आप इनका देखिए कि आप इनका पूरा जो बिजनेस है ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। और अभी ये जो डेट रीपेमेंट हुआ है तो उनके सर से पूरी तलवार ही हट गई है। देखो जो प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था कि डेट बहुत है, डेट को ऑलमोस्ट इन लोगों ने बहुत ही कम कर दिया है। और अभी तो नए नए बॉन्ड्स इश्यू हुए, वो भी अच्छे सब्सक्राइब हुए और रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, कोई खराब नहीं आ रहा है। आई थिंक ये री-रेटिंग हो चुकी है। ये केस जो हुआ है वो भी है ना, आई थिंक उनके साले को लगा, आई थिंक किसको लगा है मुझे याद नहीं है एग्जिट, लेकिन वो केस भी इंडिविजुअल पे लगा हुआ है, ना कि पूरी कंपनी पे। तो मुझे लग रहा है कि इसको प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक ये ग्रुप है ना अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। तपन सर, आई थिंक सुमित कुछ और पूछना है? नहीं, तपन सर से एक ही चीज पूछनी है। तपन सर क्या प्लान है फिर वीकेंड का? आधा तो हम कर ही चुके हैं, अब आगे का आधा तो करोगे। एक्चुअली आज पूरे दिन का प्रोग्राम था, लेकिन विवेक जी बोला कि यार आ जाओ 11 बजे, तो मैं चलो करते। बस आज ये सेशन खत्म होके फिर हमारे फैमिली गेट टुगेदर है, 2 दिन तो वही है एक्चुअली। अच्छा, चलिए खाना पीना चलेगा, खाना पीना चलेगा। मित्तल घर पे कहीं बाहर गया हुआ? हाँ, मित्तल कहीं पर है, बाहर गया हुआ घर पे? ये शायद अभी मूड बनेगा तो गाड़ी उठा के अभी बस निकल सकता हूँ। अगर मैं अभी नहीं निकला अगले 2 घंटे में तो फिर नहीं निकल पाऊंगा सुमित। अभी कल तो बहुत जैम था तुम्हारी साइड भी, उधर ही पूरा एनसीआर चौक। बहुत मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से यही बात कर रहा था। मैंने कहा कि किस साइड, किस दिशा में जाना है ये देखना पड़ेगा। हमने कहा एक पेन को घुमाते हैं और जिस दिशा में पेन रुकेगा उसी दिशा में गाड़ी उठाकर चल देंगे, और जो भी ठीक ठाक जगह होगी वहां रुक जाएंगे जहां भीड़ कम होगी। लेकिन आपको पता ही है दिल्ली एनसीआर 100 किलोमीटर तक भीड़ पता नहीं कहां से आ रही है, क्या हो रहा है। कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है ना हमारी। मैं तो यही सुमित एक चीज सोचो, 33 करोड़ लोग, 34 करोड़ लोग यूएस में, 74 करोड़ लोग यूरोप में, है ना। प्रीमियम कस्टमर है, मैं मानता हूँ थोड़ा महंगा खरीदते हैं,
मतलब आप समझो दोनों का टोटल मिलाकर 108 करोड़ करीब आता है। हम 140 करोड़ लोग अगर हम अपनी पर आ जाए खर्च करने पर, तो यूरोप और अमेरिका को एक्सपोर्ट करने की 1 रुपए की जरूरत नहीं है, अपन ही खुद खा मतलब पी लेंगे। आपको इंटरेस्टिंग नंबर बताता हूँ, आपने कितना पॉपुलेशन बताया यूएस का? 34 करोड़ यूएस का और 74 करोड़ पूरे यूरोप का। ठीक है, तो 34 करोड़ में से 44 लाख लोग यूएस में इंडियंस, हाँ, वो ठीक है, 6 अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ले लो, पीआईओ हैं, कुछ एनआरआई हैं, सब मिलाकर 44 लाख लोग यूएस में बैठे हुए हैं इंडियंस। कुल मिला के 3 करोड़ आबादी, 3.2 करोड़ आबादी इंडियंस की पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग कंट्री, जिसमें यूएस, यूके, यूएई, कनाडा, कनाडा तो ऑब्वियसली, इसके अलावा बाकी देश भी, मलेशिया एंड ऑल भी इंडियंस के हाथ में है, बहुत सारे वहां पर भी इंडियंस बैठे हुए हैं। तो कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी तो है ही। डॉलर का रिपैट्रिएशन अपनी जगह है, जो तपन सर ज्यादा आसानी से बता पाएंगे इनके। अगर आप कभी भुज साइड पे जाओ तो एक गांव आता है छोटा सा, वो तपन सर ज्यादा बेहतर जानते होंगे। वो गांव पूरे इंडिया के आरबीआई के रिपैट्रिएशन का 8% हिस्सा अकेले उस गांव से आता है, क्योंकि ऑल पटेल्स का गांव है वो। सो वो सारे बैंक्स वहां अवेलेबल है, कभी आप जाके उस साइड देखना कि वो छोटा सा गांव है लेकिन उसमें सारे मल्टीनेशनल बैंक भी बैठे हुए हैं, एचएसबीसी, स्टैंसी, ऐसे बैंक बैठे हुए वहां पे। सो इस तरह का रिपैट्रिएशन आता है। तो अगर कंजम्पशन पार्ट स्ट्रांग होना शुरू हो जाए और बेटर होता जाए, या और रिपैट्रिएशन आने लग जाए, सिचुएशन और बेटर हो सकती है। इट इज जस्ट सम पॉलिसी की टिंकरिंग की जरूरत है, जो आपको और ज्यादा बेटर पोजीशन बना सकती है। इससे ज्यादा कोई खास अंतर नहीं आएगा। सही बात है। तपन सर कुछ ऐड करना चाहेंगे, लास्ट रिमार्क? नहीं, जो सुमित जी ने बोला वो बिल्कुल सही बोला कि कंजम्पशन हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। देखिए अभी तक हमने उतना एक्सप्लोर नहीं हुआ है। आई थिंक ये जिस तरह से पॉलिसी रिफॉर्म्स अगर आ जाए और प्रॉपर्ली एंड कंज्यूमर तक चले जाए ना, चांसेस बहुत है कि हम लोग सेल्फ रिलायंट होंगे और ये सब एक्सपोर्ट के लिए फिर अपने इतनी मारामारी नहीं होगी। ऑफ कोर्स ये, क्योंकि ये देख लिया अभी क्या मल्टीपोलर पॉलिसी हो गई है कि पूरे वर्ल्ड में डिप्लोमेसी हो गई है। अब सब कंट्री खुद का देख रहे हैं। जिस तरह से ट्रम्प साहब ने ये मुहिम छेड़ी है ना टैरिफ के, अब सब लोग अपना देख रहे हैं। तो आई थिंक यही अपना सबसे प्लस पॉइंट है और आई थिंक सरकार को पता है कि इसको कैसे ट्रिगर करना है। तो आई थिंक होपफुली कुछ क्वार्टर्स में करेंगे और विल बी सेल्फ सफिशिएंट। चलिए, तो सेल्फ सफिशिएंट बनने की तरफ हमारे डीआईज भी सपोर्ट तो कर ही रहे हैं मार्केट को, और आम आदमी की भी जिम्मेदारी है कि वो सपोर्ट करे अपनी इकोनॉमी को। बाकी सरकार जाने, अब देखते हैं सरकार क्या करेगी। सुमित, आप भी एंजॉय करें आगे के अपने कारवा को और आगे बढ़ाएं। आई नो कि तुम तो निकले हुए बाहर घूम रहे हो। और तपन सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना पीछे। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू तपन सर, थैंक यू मित्तल, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का त्योहार बढ़िया रहे, एंजॉय करिए। 15 अगस्त अच्छा रहा, जन्माष्टमी अच्छा रहे, संडे भी अच्छा रहेगा, और मंडे भी उम्मीद करते हैं बढ़िया ही रहेगा। तो इन सबके साथ हम शुरुआत करते हैं अगले हफ्ते की, और लेट्स सी, अभी तो त्योहारों का सीजन शुरू हो ही गया है। मॉनसून साइड लेन से, और बढ़िया मॉनसून के नंबर भी सोफार देखने को मिला। तो कंजम्पशन ड्रिवन तो स्टोरी रहेगी ही, प्लस डीआई का नंबर जो मित्तल कह भी रहा था, ऑल टाइम हाई पे हम ऑलरेडी खड़े हैं और एक स्ट्रॉन्ग नंबर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो ओवरऑल मार्केट सपोर्टिव रहेगा ही। अब देखते हैं कहाँ तक जाता है, लेट्स सी। ठीक है, धन्यवाद। फिलहाल इस शो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।